आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का तात्पर्य उन 5 राजवंशों से लिया जाता है जिन्होंने 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत के इस व्याख्यान माला में आज हम जिस पर बात करेंगे वो इसके प्रारंभिक राजवंश, जिसे आप मामलुक राजवंश कहते हैं, जिन्होंने 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया, इस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। अब जैसा कि हम आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बता दिए हैं कि उसकी स्थापना से बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत या मामलुक डायनेस्टी जो इस पर आगे बढ़ रही है, वो जानने से पहले किस प्रकार तुर्क शासन सत्ता भारत पर स्थापित हुई और तुर्क शासन सत्ता स्थापना से किस प्रकार उसने दिल्ली सल्तनत का रूप लिया। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना में आप या तुर्क शासन सत्ता की स्थापना आप 2 चरणों में देख सकते हैं, जिसका प्रारंभिक कार्य 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य तक संपन्न हुआ। इसके मुख्य जो नेतृत्वकर्ता थे या जिसे हम विदेशी आक्रांता कहें, वो पहला जो चढ़ाव था या पहला जो चरण था वो महमूद गजनवी द्वारा प्रारंभ किया गया, जो 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक चला। वहीं दूसरा चरण मोहम्मद गौरी द्वारा प्रारंभ किया गया, जो 1174 से लेकर 1206 ईस्वी तक चला। इनके आक्रमणों ने उत्तरी भारत पर अपनी विजित क्षेत्रों पर शासन सत्ता की स्थापना का क्रम स्थापित किया और भारत में तुर्क राज सत्ता की स्थापना का एक मार्ग प्रशस्त किया। अब जैसा कि आपको पता है कि इन शासन व्यवस्था के स्थापित होने के बाद भारत में तुर्कों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। इस दिल्ली सल्तनत में मैं आपको प्रारंभ में ही बता चुका हूँ, मुख्य 5 राजवंशों पर बात करेंगे। उन 5 राजवंशों में पहला और प्रारंभिक राजवंश मामलुक राजवंश है, जिसने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया, जिसने 84 वर्षों तक लगभग शासन किया और 11 शासक इस दौरान इसमें सम्मिलित रहे। ये दिल्ली सल्तनत के राजवंश में द्वितीय नंबर पे सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला राजवंश बना। इसके तुरंत बाद जिस राजवंश ने सत्ता हासिल की वो खिलजी वंश था, जो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक अपने शासकों के माध्यम से लगभग 30 वर्षों तक शासन किया, जो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक न्यूनतम अवधि का शासन करने वाला राजवंश था। खिलजी डायनेस्टी के बाद हम देखेंगे कि 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश, जिसे आप तुगलक डायनेस्टी या तुगलक राजवंश जानते हैं, शासन सत्ता में आया, जिसने लगभग 94 वर्षों तक शासन सत्ता अपने हाथ में रखी। तुगलक डायनेस्टी के बाद अगला जो राजवंश दिल्ली सल्तनत पे काबिज हुआ, जिसे सैयद डायनेस्टी या सैयद राजवंश के नाम से आप जानते हैं, इस सैयद राजवंश में 4 शासक हुए, जिन्होंने लगभग 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक लगभग 35-36 वर्षों तक शासन किया, जो द्वितीय नंबर पे सर्वाधिक न्यूनतम अवधि पे शासन करने वाला राजवंश बना। ये चारों राजवंश आरंभिक तुर्क शासन थे और जो अगला राजवंश था वो लोदी डायनेस्टी, जिसने 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक 3 शासक प्रमुख रूप से इसमें शासन करता रहे, जिन्होंने 76 वर्षों तक शासन किया। ये सम्मिलित रूप से दिल्ली सल्तनत को पार्ट रखते हैं और दिल्ली सल्तनत जो तुर्क सत्ता में स्थापित हुई, लगभग 320 वर्षों तक शासन किया। इन 320 वर्षों में जो शासनकर्ता थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत के नाम से मध्यकालीन भारत के इतिहास की परंपरा आप राजनीतिक रूप में देख सकते हैं। अब
बिना समय गवाए हम आज के अपने टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम है मामलुक डायनेस्टी या मामलुक राजवंश। अब मामलुक राजवंश पर बात करने से पहले आप ये जान लें कि मामलुक डायनेस्टी या गुलाम राजवंश या दास राजवंश या आप जिन्हें प्रारंभिक तुर्क शासक जानते हैं, इन शब्दावलियों में क्या अंतर है, क्योंकि हर शब्दावली का एक अपना अलग महत्व है, वो जान लेना भी आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अजीज अहमद द्वारा दिया गया शब्द, जिसका नाम था आरंभिक तुर्क शासक। वो दिल्ली सल्तनत का जो शासन करता थे उनको किसी राजवंश में नहीं मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये आरंभिक तुर्क शासक हैं और शरीयत के अकॉर्डिंग जो गुलाम या दास होते थे उन्हें राज या राजवंश चलाने की इजाजत नहीं थी। इसके अलावा इनको दास या गुलाम राजवंश से भी विभूषित किया गया इस राजवंश को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रारंभिक 11 शासक हुए, इनमें से मात्र 3 शासक ही गुलाम थे, जो चाहे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो या बलबन हो। फिर भी इन 3 शासकों के गुलाम होने के बावजूद जब इन्होंने राज सत्ता स्थापित की थी तो ये स्वतंत्र हो चुके थे। ऐसे में गुलाम राजवंश या दास राजवंश इसका नामकरण करना भी उचित नहीं होगा। ऐसे में हमें सबसे महत्वपूर्ण मत हबीबुल्लाह का लगता है, जिन्होंने मध्यकालीन इतिहास मिस्र से ये मामलुक राजवंश शब्द उठाया। उसमें उन्होंने जो उदाहरण लिया, ये माना गया कि मिस्र में जो दास सेना नायकों के द्वारा राजवंश स्थापित किए गए उन्हें मामलुक राजवंश कहा जाता था। मामलुक राजवंश का शाब्दिक अर्थ बेसिकली मामलुक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है स्वतंत्र माता पिता द्वारा उत्पन्न दास। इसी आधार पे अधिकतर विद्वानों ने मामलुक राजवंश के मत को मान लिया और दिल्ली सल्तनत के बारे में जो मैंने आपको मामलुक डायनेस्टी की जानकारी दी, अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक इतिहास में। अब दिल्ली सल्तनत को आप जानने जा रहे हैं तो आप ये जान लीजिए दिल्ली क्या है। आपको पता है कि सर्वप्रथम हमें दिल्ली का उल्लेख महाभारत में मिलता है। अब आप मुझ पे हंसीएगा नहीं, क्योंकि मैंने महाभारत का जिक्र किया है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि दिल्ली महाभारत में आ गई, ऐसा नहीं है। युधिष्ठिर का नाम आपने सुना होगा, जो पांडवों के धर्मराज माने जाते हैं, 5 पांडवों में से एक श्रेष्ठ। उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ नगर को ही वर्तमान में दिल्ली के पास देखा जाता है, जो प्रगति मैदान के पास स्थित है। दिल्ली अर्थात डेलिका की स्थापना तोमर शासक आनंदपाल द्वारा मानी जाती है, जिन्होंने दिल्ली की स्थापना की। पालमपुर अभिलेख जो हमें 13वीं शताब्दी का मिलता है, उसमें दिल्ली का नाम योगनीपुर मिलता है, और इस योगनीपुर को कई बार जोगनीपुर भी कहा जाता है। और वहाँ एक अर्ध स्त्री जो जोग माया का मंदिर है वो विद्यमान है। दिल्ली के संक्षिप्त उल्लेख के बाद अब हम मामलुक डायनेस्टी के राजनीतिक इतिहास के बारे में प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि मामलुक राजवंश या गुलाम राजवंश ने 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक लगभग 84 वर्षों तक शासन किया, और इस शासन के दौरान 11 शासक इस राजवंश में हुए। इस 11 शासकों में भी 3 वंश ज्यादा महत्वपूर्ण हुए, जिसमें ऐबक द्वारा कुतुबी वंश, इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया शमसी वंश और बलबन द्वारा चलाया गया बलबनी राजवंश थे। इन्हीं के दौरान विभिन्न शासक हुए और उन्होंने अपनी राजसत्ता कायम की। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इस डायनेस्टी का पहला शासक सामने आता है, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के बाद जो अगला शासक बनता है वो 1210 ईस्वी में आपका आराम शाह, जो एक अयूब उत्तराधिकारी है और राजसत्ता पे काबिज हो जाता है, वो आपको देखने को मिलेगा द्वितीय शासक के रूप में। आपका मामलुक डायनेस्टी का तृतीय शासक इल्तुतमिश है, और इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन सत्ता पर काबिज रहे। इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज चौथे शासक के रूप में सामने आता है, जिसने लगभग 1236 ईस्वी में शासन किया।
उसी समय सत्ता का परिवर्तन होता है और 5वें शासक के रूप में पहली मुस्लिम शासिका महिला के रूप में सामने आती है, जिसे आप और हम रजिया सुल्ताना या रजिया सुल्तान के नाम से जानते हैं। 6वां शासक जो इस डायनेस्टी में आता है वो 1240 में हमें बैराम शाह के रूप में देखने को मिलता है, जो 1240 से लेकर 42 ईस्वी तक सत्ता पर का। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक शासन सत्ता पे रहता है। इसके बाद जो अगला शासक बनता है उसका नाम नासरुद्दीन महमूद है, जो 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक शासन सत्ता पर काबिज रहता है। नासरुद्दीन महमूद के बाद बलबन एक योग्य शासक के रूप में सामने आता है, जो लगभग 1265 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक शासन सत्ता पर काबिज रहता है। 1287 से लेकर 1290 ईस्वी तक इसका पौत्र कैकुवाद शासन सत्ता पर स्थापित होता है और कैकुवाद के बाद शमसुद्दीन कैमर्स 11वें शासक और आखिरी शासक के रूप में कुछ दिनों तक इस शासन सत्ता पर काबिज रहता है, जो एक अल्पवयस्क बालक मात्र ही है। और इस प्रकार इन 84 वर्षों तक इस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ को संभाला। अब हम बात करते हैं इसके प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। जैसा कि मैंने आपको ऐबक के बारे में बताया कि ऐबक राज सत्ता पर 1206 में काबिज होता है और लगभग 4 वर्षों तक शासन करता है, अर्थात 1210 ईस्वी तक। ऐबक कैसे शासक बना, कैसे वो भारत आया, उसका प्रारंभिक जीवन क्या था, इस बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ऐबक बेसिकली जो ऐबक जनजाति का व्यक्ति था। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान में जन्मा था। उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन ने खरीदा था। प्रारंभ में तुर्क जो लोगों में थी ये मान्यता थी कि वे अपने गुलामों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाते थे, जिससे वो गुलामों के अच्छे दाम वसूल सके। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने खरीदा और वो उसका एक योग्य दास के रूप में साबित हुआ। मोहम्मद गौरी ने जब अपनी उत्तर भारत की विजय कर रहा था तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक बेहतरीन सहायक के रूप में सामने आया। मोहम्मद गौरी ने अपने विजित क्षेत्रों को 3 प्रमुख दासों में विभक्त कर रखा था। अगर हम बात करें गजनी का क्षेत्र, तो गजनी का क्षेत्र उसने ताजुद्दीन यलदौज को दे रखा था। वहीं सिंध और उच्च का जो क्षेत्र मुल्तान का क्षेत्र पड़ता था वो उसने नासरुद्दीन कुबाचा को दे रखा था और उत्तर भारत के विजित क्षेत्रों का प्रतिनिधि उन्होंने अर्थात मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। मोहम्मद गौरी की अकस्मात मृत्यु ने उसके उत्तराधिकारी को लेकर प्रश्न खड़ा कर दिया था, क्योंकि उसे उत्तराधिकारी नियुक्त करने का समय नहीं मिला था। ऐसी अवस्था में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर भारत के क्षेत्रों में अपना शासन सत्ता स्थापित किया और दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। जैसा कि मैं आपको ऐबक के बारे में बताया कि प्रारंभ में ऐबक किस प्रकार दास से लेकर अमीर आखूर, जिसे अश्वशाला का पद कहा जाता है, गौरी के शासनकाल में उसे प्राप्त किया और अपनी महत्वाकांक्षा, अपने जो अंदरूनी सेना नायक के गुण थे उनसे प्रभावित करके मोहम्मद गौरी से खुद को एज अ प्रतिनिधि के रूप में भारतीय विजय क्षेत्रों में स्थापित किया। इस विजय अभियानों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी योग्यता मोहम्मद गौरी के सम्मुख स्थापित कर दी थी। मोहम्मद गौरी निसंतान था। ऐसे में उसके राज्य क्षेत्र को लेकर के व्यापक गतिरोध था। ऐसे में हबीबुल्लाह हमें बताते हैं एक वाक्य का जिक्र करते हुए कि जब मोहम्मद गौरी से उनके संतान के बारे में पूछा गया तो मोहम्मद गौरी ने ये कहा
कि लोगों के एक पुत्र होते हैं या दो पुत्र होते हैं। मेरे 1000 गुलाम ही मेरे पुत्र हैं और मेरे जाने के बाद यही मेरे उत्तराधिकारी होंगे जो मेरे अपने खुतबे में मेरा नाम जिंदा रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसे ही अपनी राज सत्ता को स्थापित करते हैं और ऐबक जो है इसका शाब्दिक अर्थ तुर्की में चंद्रमा का देवता अर्थात सुंदरता का देवता उपनाम माना जाता है। 1206 में जब ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं तो इनके सामने कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े हुए थे। वो प्रश्न क्या थे वो आपको पता है। राजनीतिक दृष्टि से इनके सामने प्रश्न सबसे पहले नव स्थापित दिल्ली सल्तनत की स्थायित्व प्रदान करना, दूसरा अपने दो महत्वपूर्ण विरोधी अर्थात गजनी का ताजुद्दीन यल्दौज और सिंध उच्च मुल्तान का जो शासक नासरुद्दीन कुबाचा था उनसे अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना, और फिर जो राजपूत राजवंश उन्होंने विजित किए हुए थे अब तक विद्रोह कर चुके थे उनको स्थापित करना। वहीं इनकी पूर्वी सीमा जो बंगाल लखनौती तक थी, जिसे आपको याद होगा मोहम्मद गौरी के एक सरदार जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन बख्तियार काकी, जिसने लखनौती बंगाल और पूर्वी बिहार के क्षेत्रों को विजिट कर वहां तुर्क सत्ता की स्थापना की थी, वहां भी विद्रोह हो चुका था, उसको दिल्ली सल्तनत में स्थापित करना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मूल्यांकन के समय ये राजनीतिक चुनौतियां थी। इन चुनौतियों से किस प्रकार वो डील किया और किस प्रकार नव स्थापित दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान की उसके कार्यों द्वारा स्पष्ट होगा। पहले बात करते हैं ताजुद्दीन यल्दौज की। तो ताजुद्दीन यल्दौज जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं मोहम्मद गौरी के गुलामों में से एक था जो गजनी पे शासन सत्ता पे स्थापित हो गया था। गौरी के एक संबंधी गयासुद्दीन महमूद ने उसे स्वतंत्रता प्राप्त दे दी थी, जिसके कारण वो अब भारत पे भी अर्थात जो उत्तरी भारत के क्षेत्र थे उस पे भी अपनी अधिकारता जाहिर कर रहा था, जिससे ऐबक को बहुत ज्यादा ऐतराज था। एक कारण ये भी था कि जो ताजुद्दीन यल्दौज था उसने पंजाब के क्षेत्रों पर जब आक्रमण किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका 1206 में प्रतिरोध कर उसे परास्त किया, जिससे कुछ वर्षों तक ताजुद्दीन यल्दौज शांत रहा और भारत पे आक्रमण करने का साहस ना जुटा पाया। इस प्रकार पहली चुनौती का सफलतापूर्वक सामना ऐबक द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी चुनौती की। दूसरी चुनौती जो हमें देखने को मिलेगी वो था आपका सिंध उच्च प्रांत का जो शासक था नासरुद्दीन कुबाचा। कुबाचा एक अन्य गुलाम था गौरी का, जिसका अधिकार क्षेत्र इस पर काबिज था। वो भी भारत के क्षेत्रों पे अपनी नजर गड़ाए हुए था। ऐसे में ऐबक ने यहाँ अपनी बुद्धिमत्ता से काम लेते हुए अपनी बहन का विवाह नासरुद्दीन कुबाचा से कर दिया और इस कटुतापूर्ण संबंध को उसने मित्रतापूर्ण संबंध में परिवर्तित कर दिया। इन दो प्रमुख चुनौतियों से निपटने के बाद तीसरी चुनौती उसकी मध्य एशिया की राजनीति से था, जिससे भारत को अलग करना था। कहने का तात्पर्य ख्वारिज्म के साहों से है, जो गजनी पर अधिकार करके भारत के क्षेत्रों पर भी अपना दावा कर सकते थे। ऐसे में अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए इस चुनौती से भी उनको निपटना था। इन चुनौतियों के बाद अगली चुनौती उसके सामने पूर्वी सीमा प्रांत से थी, जो बंगाल से सामने आ रही थी। बंगाल में इस समय जो शासक था अली मर्दान, वो वहां से निष्कासित हो गया। क्यों? क्योंकि खिलजी सरदारों ने विद्रोह कर मोहम्मद सीरा को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। ऐसे में अली मर्दान ने ऐबक से सहायता मांगी और उसकी अधीनता स्वीकार की। ऐबक ने उसकी सहायता के लिए अवध के सूबेदार या इक्तेदार कैमाज रूमी को उसकी सहायता के लिए भेजा और बंगाल पे उन्होंने जो मोहम्मद शेर का था पराजित करके दिल्ली सल्तनत को बंगाल के अर्थात दिल्ली सल्तनत में बंगाल को मिला लिया। इस प्रकार आप देखेंगे कि किस प्रकार प्रारंभिक चुनौतियों से निपटकर ऐबक एक बृहद साम्राज्य का निर्माण कर रहा था। साथ ही साथ उसने कोई नई विजय नहीं की, अपनी पुरानी विजयों को ही वो सुदृढ़ कर रहा था ताकि
उसके नव स्थापित राज्य को एक सुदृढ़ता प्राप्त हो सके। अब प्रश्न उठता है राजपूत राज्यों के संबंध में। जैसा कि आपको पता है कि कई राजपूत जो राज्य थे इस समय तक स्वतंत्र हो चुके थे। ऐबक ने उन पर पुनः अभियान कर अपने अधीन क्षेत्र में लाने का प्रयास किया। इस राजनीतिक विस्तार के साथ साथ ऐबक के कई सांस्कृतिक कार्य भी हमें देखने को मिलते हैं। सांस्कृतिक कार्य में आप देखेंगे कि इसने अपने राज दरबार में कई विद्वानों को आश्रय दिया था। उसमें से ही एक विद्वान हसन निजामी थे जिन्होंने ताजुल मासिर की रचना की, जिससे प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत का इतिहास हमें जानने को मिलता है। एक अन्य विद्वान फक ए मुदब्बिर थे जिन्होंने अल-सराब या अदाब उल शब की रचना की थी। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश ने ऐबक ने कई स्थापत्य के कार्य कराए हुए थे। उस स्थापत्य में इसका पहला, जिसे हम इस्लामिक पद्धति द्वारा भारत में निर्मित प्रथम मस्जिद मानते हैं, कुव्वतुल इस्लाम का निर्माण कराया था। कुव्वतुल इस्लाम राय पिथौरा के पास ही स्थित है। इसके संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि इसके निर्माण में 27 जैन मंदिरों के ध्वंसावशेषों का प्रयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की भी एक मस्जिद का निर्माण कराया जो अजमेर में है। इसके संदर्भ में भी ये कहा जाता है कि यहाँ पहले एक संस्कृत मंदिर हुआ करता था और इसका 2.5 दिन का नाम पड़ने के पीछे भी इसका शाब्दिक अर्थ है, क्योंकि 2.5 दिन में बनकर तैयार हुई थी। इन मस्जिद के निर्माण के बाद जो ऐबक थे, ऐबक ने अन्य महत्वपूर्ण जो निर्माण था वो कुतुब मीनार, जो वर्तमान में भी दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण उसने 1195 में ही प्रारंभ कराया था और इसका नामांकन उसने सूफी संत बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा। अंत में आप जानते हैं कि इसका पूर्ण जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने कराया था, क्योंकि अपने जीवन काल में इस निर्माण को पूरा नहीं करा सके, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इसलिए इस कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। ऐबक ने शासन सत्ता स्थापित तो की, वो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तो था, किंतु कई मामलों में वो सफल नहीं था। जैसा कि पहला मामला आप देखेंगे कि उसने अपना आजीवन जो शासन सत्ता स्थापित की, उसकी राजधानी लाहौर बनाई और लाहौर से ही शासन करता रहा। यहाँ एक बात और है कि उसने कभी भी सुल्तान या शासक की उपाधि धारण नहीं की। वो मलिक या सिपहसालार की उपाधि से ही संतुष्ट रहा और उसी उपाधि से ही उसने शासन सत्ता को संचालित किया। ऐबक के संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि ना तो उसने कोई मुद्रा व्यवस्था चलाई, ना ही अपने नाम का कोई खुतबा पढ़ाया, जिसके कारण उसकी जो शासन सत्ता है उसको वैधानिकता भी प्राप्त नहीं हो सकी। 1208 में उसे मुक्ति पत्र मिलता है गयासुद्दीन महमूद से और उसके बाद एक स्वतंत्र शासक के रूप में वो सामने आता है, किंतु फिर भी वो मलिक और सिपहसालार की पदवी से ही संतुष्ट था। ऐबक के समय ऐबक ने कई महत्वपूर्ण कार्य और किए। उनमें से एक कार्य था जो राज सत्ता और जो भू क्षेत्र उसने अर्जित किए थे उनको सुरक्षित करना, इसका पहला और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसने अन्य कोई विजय नहीं की, जो पहले से विजय थी उनको सुरक्षित करने का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को कई उपाधियों से विभूषित किया जाता है। उसमें लाख बख्श, कुरान खां, पीर खां और हातिम ताई दुती प्रमुख है। जैसा कि लाख बख्श से आपको समझ में आ रहा है, लाखों का दान करने वाला, पीर बख्श अर्थात हाथियों का दान करने वाला, कुरान खां के संदर्भ में ये है कि यह अत्यंत सुरीले भाव से कुरान का पाठ करता था, इसलिए ये उपाधि दी गई। और हातिम दुती आप समझ सकते हैं, इसके दानकर्ता के रूप में इसे ये उपाधि दी गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में प्रोफेसर के निजामी ने कहा कि दिल्ली सल्तनत का दिमागी रूपरेखा इन्होंने तैयार की। हबीबुल्लाह भी इन्हें इसी प्रकार का श्रेय देते हैं। इस प्रकार आप देख पाएंगे कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ का, स्थापना का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। अगली कड़ी में
हम आपके लिए लेकर आएंगे इल्तुतमिश और बाकी के शासकों के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना काफी है।